नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और उसके सिलेबस का अगर अध्ययन किया जाए तो उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि उसमें आपका जीके और जीएस के पोर्शन का जो वेटेज है वो 50% है। तो ये जो भाग है जीके जीएस का, ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर आप लोगों के जीके जीएस की फ्री ऑफ कास्ट वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है। और ये वीडियो सीरीज़ में जितनी भी उसमें सब्जेक्ट समाहित किए गए हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी मैंने कोर सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस इनके वीडियोज़ स्टार्ट कर दिए हैं। तो उसी वीडियो सीरीज़ के चलते यहाँ पर ये इसका सेकंड वीडियो आपको मिल रहा है, जिसमें हम जियोग्राफी, जिसमें पॉलिटी और बायोलॉजी इन दोनों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और एक वीडियो सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है जिसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और साथ में एक और यहाँ पर मैंने चला रखा है जिसमें हम उसमें जो जनरल सामान्य जागरूकता से संबंधित जैसे क्वेश्चंस आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुख्यालय, महत्वपूर्ण दिवस, इन सब चीज़ों से जो संबंधित वीडियोज़ हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर कोई वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। तो यहाँ का जो पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है वह है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ है लगभग। तो अगर हम वर्तमान प्रमाणों की बात करें तो वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जो जीव का उद्गम है यानी कि ओरिजिन है, ये लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है। प्रारंभ में जीव साधारण एवं एक कोशिकी यानी कि यूनिसेलुलर थे। फिर बाद में बहुकोशिकीय जीवों यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले हैं, जबकि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया में उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। तो इस तरह से हमारा उत्तर जो है ये हो जाता है नील हरित शैवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो जो चार्ल्स डार्विन थे ये इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद यानी कि थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी है। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तर है ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, ये आंसर हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का जो सिद्धांत है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव भी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान यानी कि इवोल्यूशन को सर्वप्रथम जीव विकास यानी कि इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन परिकल्पना पर पहला जो तर्क संगत सिद्धांत दिया गया था ये फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया था, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिका में छपा। इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो उत्तर सही हो जाता है ये हो जाता है लैमार्क। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है इसे हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी वंशागत बड़ी विभिन्नताओं यानी कि उत्परिवर्तनों के कारण होता है।
जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण पाए जाते हैं उत्परिवर्ती कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग साक्ष्य प्रिमरोज पर किया था। तो ये आपका यहाँ पर सही इसकी व्याख्या हो जाती है और इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डॉक्टर ह्यूगो डी व्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और उनको देने वाले वैज्ञानिकों के नामों की लिस्ट बताई गई है। आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहला है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, यानी कि म्यूटेशन का सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया था, यानी कि इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। एक जीन एक एंजाइम की जो परिकल्पना है ये बीडल और टैटम के द्वारा दी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। ओपेरॉन अवधारणा, तो ओपेरॉन अवधारणा जो दी गई थी ये जैकब और मोनोट के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास का मुख्य कारण है, तो विकास का जो मुख्य कारण है यह है प्राकृतिक वर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। जैव विकास यानी कि जो इवोल्यूशन है इसका मुख्य कारण प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही विविधों एवं अन्य हासिल की हुई जीनों को अगली पीढ़ी यानी कि जनरेशन में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों यानी जेनोटाइप्स तथा एलीली जीनों दोनों ही की आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग और अनुपयोग यानी यूज एंड डिसयूज के आधार पर होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग हैं। लेमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने के आधार पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नॉन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नॉन का शरीर गठा हुआ और लगभग 166 सेंटीमीटर यानी कि 6 फुट लंबा था तथा इसकी जो कपाल गुहा थी ये 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है क्रो-मैग्नॉन मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स है, तो आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिले हैं। ये सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की उंगलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों के रूप में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को सिद्ध करता है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैमथ पूर्वज हैं, तो मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाता है। डायनासोर थे, डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे। तो पहली बार डायनासोर कौन सी प्रजाति से थे? तो ये सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों यानी कि ट्रायसिक कल्प जो कि 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व का, जुरैसिक कल्प
5.7 करोड़ वर्ष का तथा क्रिस्टेशियन कल्प 7 करोड़ वर्ष का में बांटा गया है। क्रिस्टेशियन में डायनासोर, पुष्पी पादपों, स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 76% जातियों की व्यापक विलुप्ति हुई। तो इस तरह से जो हमारा आंसर है ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेसोजोइक सरीसृप। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो मेसोजोइक महाकल्प था इसे तीन और कल्पों में बांटा गया था, जिनका मैंने बताया कि जो ट्रायसिक कल्प है ये 3.8 करोड़ वर्ष पुराना है, जुरैसिक कल्प 5.7 करोड़ वर्ष पुराना और क्रिस्टेशियन कल्प ये 7 करोड़ वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर रहे तो ये सेनोजोइक युग में थे, पेलियोजोइक युग में थे, मेसोजोइक युग में थे। अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवों के विकास यानी कि इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सैलामेंडर, फिर अजगर और फिर कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव वैज्ञानिकों पादप जगत और प्राणी जाति की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो सबसे अधिक जो संख्या है ये हमारी कीटों की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है, यानी कि इंसेक्ट्स की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं तथा आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत कुल ज्ञात जंतु जातियाँ लगभग 15 लाख हैं, जिनमें से लगभग 60% यानी कि 9 लाख आर्थ्रोपोड्स संघ के हैं। जंतु जल, स्थल तथा वायु सभी जगहों पर पाए जाते हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा विभंजक द्वारा जनन करता है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो जो अमीबा है ये एक प्रोटोजुआ एक कोशिकीय जंतु है जो कि प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन किया करते हैं। तो इस तरह से आंसर हमारा ए सही आंसर हो जाता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। समतापी यानी कि होमोथर्मल अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं, जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी इसकी पहले व्याख्या बता दूं। इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय सममिति वाले ड्यूटरोस्टोमी यूसिलोमेट यूमेटाजुआ होते हैं, जिनकी डिंगभग प्रवस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय होती है तथा सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते। इस प्रकार यहाँ पर जो विकल्प ए है कथन सही नहीं है, जबकि अन्य यहाँ पर प्रश्नगत सही आंसर आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो विकल्प ए आपका सही नहीं होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो इनमें से मछली कौन नहीं है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टार फिश। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियाँ नहीं हैं, जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश और क्राइफिश इत्यादि। तो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी यहाँ पर नाम पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक वास्तविक मछली है? तो रजत मीन यानी कि सिल्वर फिश एक छोटा पंखहीन कीट है। क्रेफिश एक कड़े खोल वाला जानवर है। जेलीफिश कशेरुकी जंतु नहीं है तथा यह मछली की श्रेणी में नहीं आता है। कैटफिश वास्तविक यहाँ पर मछली है, तो आंसर आपका हो जाएगा कैटफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो सितारा मछली यानी कि स्टारफिश सितारे नुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश ऑरिलिया को कहते हैं जो कि संघ सिलेंट्रेड का एक जंतु है। डार्कफिश स्कोलियोडॉन को कहते हैं जो कि एक उपास्थि मीन है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं जो कि एक अस्थिल वास्तविक मीन होती है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन एक मछली है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक तथा वजन 180 मीटर टन से भी अधिक हो सकता है। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाता है ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का जो पोर्शन है ये हिस्ट्री का स्टार्ट हो जाता है। सॉरी, जो इंडियन पॉलिटी जो मैंने बताया था कि मैं 2 यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ एक साथ यहाँ पर जॉइंटली। तो इसमें अब यहाँ पर हमारा जो वीडियो स्टार्ट हो जाता है ये हो जाता है भारतीय इतिहास यहाँ पर पॉलिटी। ठीक है, तो आप 25 क्वेश्चंस आपके पॉलिटी के चलेंगे और 25 क्वेश्चंस हमने लगभग यहाँ पर बायोलॉजी के डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पॉलिटी का वीडियो सेशन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राजकों के शासकों से नामांकन द्वारा या प्रांतीय सभाओं द्वारा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रांतीय सभाओं द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मैं बता दूं कि 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसके पहले 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो की गई थी ये की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है ये संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? आपको इसका सही उत्तर देना है। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जो प्रस्तावना का प्रस्ताव है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
प्रस्तुत किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। जो भारतीय संविधान है, इसके तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों यानी कि संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, यानी कि तीनों सही हैं। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का, जो कि संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही उत्तर का चयन करता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर तीनों विकल्प यहाँ पर सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि संविधान सभा के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। तो इस तरह से ये आपका आंसर गलत हो जाता है। राज्य के मुखिया यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाता है, बाकी सारे सही यहाँ पर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के जो निर्माण है, इसमें संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था, और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन यानी कि कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी कि 26 दिसंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, अंगीकृत करने की भी डेट आपसे पूछते हैं तो याद रखना है कि संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया था। तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो कि निकटतम है ये सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो भारत के संविधान निर्माण में मैंने अभी बताया 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है और सही कोड का चयन करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे ये थे HC मुखर्जी, यानी कि आपका यहाँ पर ये हो जाता है पहले का लास्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र जो कांग्रेसी सदस्य वो थे KM मुंशी, और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के जो सदस्य थे ये थे VT कृष्णमाचारी। नेक्स्ट है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसके निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंहम राव यानी कि BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप है ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। VN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तृतीय वाचन है ये 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पर है तो यहाँ पर कोई निकल कर नहीं आता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो वाचन है ये 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था तृतीय वाचन, और 26 नवंबर 1949 तक चला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका यानी कि प्रस्ताव है इसमें उल्लेखित किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने
पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की जो तारीख थी, ये 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1949 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 26 जनवरी को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो ये मैंने बताया 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो भारत का जो संविधान है ये पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, अंगीकृत कब किया गया था? ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था अंगीकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन यानी कि दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाते हुए भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, तो 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया और इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा प्रारंभ किया गया, ये भी गलत है। यह एक शुभ दिन था, उपयुक्त में से कोई नहीं आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? तो संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो इस तरह से आंसर एक आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, तो स्वीकृत कब किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ठीक है, तो किस प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन हुआ था? तो बी.आर. अम्बेडकर का जो निर्वाचन है ये बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर निकल कर आता है। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्याग कर देकर रिक्त की थी। यद्यपि ये में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि भले ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे, लेकिन अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से ही निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो जन्म है ये 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। तो इस तरह से 1891 और 1956 ये आपका सही आंसर हो जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो यहाँ पर बता दूं, नवंबर-दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस में भाग नहीं लिया गया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। तो ये यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति पर भारत का नियम 19 पारित होने के रूप में हुई थी। तो आपका दोनों के दोनों यहाँ पर सही आंसर हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है,
इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो भारत का जो संविधान है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही गई थी। तो ये भारतीय, तो यहाँ पर बता देते हैं, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए समर्थन किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसके द्वारा की गई थी स्थगन की? तो यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाएगा? तो ये सुझाव महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर निकल कर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आइवर जेनिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। आइवर जेनिंग्स, उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये जो वक्तव्य है ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आज की इस वीडियो सीरीज का, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो इसमें 15 महिलाएं सदस्य थीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर आज का वीडियो। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इससे आपको क्या है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।